नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पाठक है। मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। साइकोलॉजी मनोविज्ञान मेरा विषय है। 2017 से मैं यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दे रही हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ। एंड बिफोर दैट मैं 2017 से 3 साल पहले 2014 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS पटियाला में मैंने काम किया था एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और यू कैन से मेंटल ट्रेनर। और पटियाला में मुझे मौका मिला कई सारे स्पोर्ट्स को करीब से देखने का, वहाँ पे प्लेयर्स एथलीट्स के मेंटल स्टेटस को समझने का और कई बार उनसे इंटरेक्ट करने का। पटियाला में जब NIS में हम थे तो हमारा मेन काम था बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग टीम के साथ कनेक्ट किया गया था हमें। लेकिन मीनवाइल मुझे थोड़ा बहुत आपके स्पोर्ट्स वुशु के बारे में जानने का मौका मिला। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि ये हमारा पहला सेशन है, तो हमारे लिए जरूरी ये होगा कि क्यों ना हम पहले एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात कर लें। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में एक साइंस की फील्ड में एक ब्रांच स्पेशली बनाई गई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो मुख्यतः स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करती है। ऐसे में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है उसका काम होता है कि एथलीट को वो प्रिपेयर करे कि एथलीट मेंटली अपने गेम के लिए अपने आप को स्ट्रांग फील करे या रेडी फील करे। तो मेरी PPT यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, होपफुली आप सबको दिखेगी वो। हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पे। किसी भी गेम के मेंटल स्टेटस को समझने के लिए, किसी भी गेम को साइकोलॉजिकली समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर जरूर करें, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो इंसान रख के हम प्लान करते हैं। वो प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है अपने हर कंपटीशन में, ईच एंड एवरी कंपटीशन में हम कैसे पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं, सक्सेस की ओर कैसे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है दैट इज रिचुअल्स। रिचुअल्स आर बेसिकली आर हैबिट्स। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, हमारी कुछ आदत होती है जो हम बिफोर गेम, ड्यूरिंग गेम और आफ्टर गेम हम कभी न कभी जाने अनजाने में परफॉर्म करते हैं। बट ये रिचुअल्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि मैंने एक बार नोटिस किया था कि बॉक्सिंग में प्लेयर है मनोज, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना हिडन टैलेंट या अपना एक रिचुअल उन्होंने खुद नोटिस किया और उन्होंने अपने कोच को बताया कि जब जब ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग बाउट, जब वो अपने आप को डाउन फील करते हैं, अपने आप को बाउट में वो लगता है उनको कि मैं लूज कर रहा हूँ, तो वो एक साउंड, एक आवाज निकालते हैं, दैट इज हे सा। ये जो साउंड है वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। ये साउंड वो खुद के लिए यूज करते हैं जिसमें वो अपने आप को चेयर अप कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, दैट मनोज कीप इट अप। ठीक है। तो ये रिचुअल्स, जैसे हम सभी ने सुना होगा कि क्रिकेटर्स हैं वो फील्ड पे पैर रखने से पहले, मतलब कि फील्ड पे जाने से पहले अपना लेफ्ट लेग आगे रखते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा लकी चार्म है। तो ये रिचुअल्स जो है बहुत हद तक हमारे लकी चार्म से मिलता जुलता है। बट बहुत जरूरी है कि कोई और जाने उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे स्पेसिफिक रिचुअल्स क्या हैं। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हाउ वी आर लुकिंग आवरसेल्फ एज अ एथलीट। हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को फील्ड पे कैसा विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर हम अभी ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम फील्ड पे गए और हमसे ठीक से परफॉर्मेंस नहीं हुई या हम बहुत इजी बाउट हार गए, इट मीन हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस गेम के लिए या उस पर्टिकुलर इवेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो खुद ही प्लेयर लर्न करता है और जितना स्ट्रांगली वो अपने आप को विजुअलाइज करता है अपने गेम में, अपनी परफॉर्मेंस में, उतना ही स्ट्रांगली वो निखर के आता है अपने परफॉर्मेंस मेन कंपटीशन में। The next point is mental toughness. Mental toughness is like tendency to bounce back. हम सभी गेम में हैं, हम सभी कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कई बार हम गिरते हैं, लेकिन ये गिर के उठने की जो टेंडेंसी है, अपने आप को एक अनदर चांस, सेकंड चांस देने की जो बात है, उसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस। ठीक है। मेंटल टफनेस यानी बाउंस बैक करना। गिर गए, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से एक मौका अपने आप को देंगे, दोबारा फिर से हम ट्राई करेंगे कि
कैसे हमसे ये काम नहीं हो रहा है, कैसे ये चीजें हमसे ठीक तरह से कैसे हम इसको ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इमोशन। इमोशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इमोशन इज समथिंग जो अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है तब भी हमारे साथ है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तब भी हमारे साथ है, और एक ऐसी चीज है जो हमारा स्ट्रेंथ भी है और हमारी वीकनेस भी है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप स्पोर्ट्स में किसी भी फेज में है, लाइक यू आर, इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर अ परफॉर्मर और इफ यू आर हाई अचीवर, फिर भी आपको अपने इमोशन के बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू बी इमोशनली स्टेबल, not very much strong or not very emotionally flat. You have to maintain a balance, you have to be emotionally stable. So these are some important points which I think help an individual for proper psychological preparation for any kind of competition. जब हम साइकोलॉजी में किसी भी प्लेयर को हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं तो बेसिकली हम 3 फॉर्म में उन्हें हेल्प करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होता है दैट इज इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जो सपोर्ट हम अपने एथलीट्स को देते हैं वो है पहला सबसे जो जरूरी है, दैट इज इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। से स्ट्रेस रिलेटेड होता है जिसमें हम तुरंत तुरंत एथलीट को हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि तुरंत शॉर्ट टर्म सपोर्ट इज लाइक किसी पर्टिकुलर कंपटीशन कंसर्न है और उसका फोकस उसके उस पर्टिकुलर कंपटीशन पे ही है, तो हमारा पूरा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपटीशन को ध्यान में रख के हम प्लान करते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है इट फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एथलीट। कोई एथलीट है जैसे हाई जंप का प्लेयर है और हाई जंप के प्लेयर को आर पोजीशन बना के देन जंप करना है, लेकिन वो फील क्या कर रहा है कि एक एग्रेशन, उसने सुना है कि एक एग्रेशन, एक बिट ऑफ अग्रेशन इज नेसेसरी फॉर अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन वो नोटिस कर रहा है कि उसका एग्रेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है या रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसे में ये एंगर मैनेजमेंट या एग्रेशन मैनेजमेंट या एक ऐसी चीज जो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, जो इनबिल्ट है उसमें, जो बाय बर्थ उसने गेन कर रखा है, उसमें जब चेंज करने की बात करते हैं या कोई इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करते हैं जो पर्सन को ना कि सिर्फ एथलीट होने के नाते बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ कोच, या फ्यूचर में वो भी जो भी अपना प्रोफेशन चूज करना चाहता है उसमें एडजस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं। नाउ कुछ ऑन एंड ऑफ फील्ड्स जो हम काम करते हैं कंसल्टेशन का, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपको। जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक दोनों काम करता है। ऑन फील्ड कैसे आप फील्ड पे जाके, लाइक साइकोलॉजिस्ट कैसे फील्ड पे जाके टीम के साथ मिलके एज ए मेंबर वो टीम को चेयर अप करती है या मेंटल प्रिपरेशन में उनको हेल्प करती है। ऑफ फील्ड जब कंपटीशन या रेस्ट पीरियड है, कंपटीशन खत्म हो गया या रेस्ट पीरियड है, ऐसे में हम कैसे एथलीट्स को चेयर अप करते हैं या प्रिपेयर करते हैं साइकोलॉजिकली, ये चीजें जो है वो आपके ऑफ फील्ड में आती है। सो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम साइकोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है रिफरल फ्रॉम कोच। बहुत अच्छा होगा अगर कोच हमें एथलीट्स प्रोवाइड करें, कोच हमें बताएं कि उनका कौन सा एथलीट किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की उसको जरूरत है, किस तरह के साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की उसको जरूरत है, तो वो हमारे लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहला काम जो होता है दैट इज रिफरल फ्रॉम कोच। कोच हमें सपोर्ट करते हैं, कोच हमें इन्फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर एथलीट के बारे में और उसकी करंट सिचुएशन के बारे में, देन हम आगे उस पर काम करते हैं। सेकेंड इज एथलीट प्रोफाइलिंग। आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप किसी भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट को लें या ना लें, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज प्रोफाइलिंग। एथलीट की कंप्लीट प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफाइलिंग में जैसे हम सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, गांव, एज, जेंडर,
एजुकेशन बैकग्राउंड, सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रोफाइलिंग में ध्यान में रखी जाती है, दैट इज एथलीट की स्वॉट एनालिसिस। आप सभी अवेयर होंगे स्वॉट एनालिसिस से, इट्स नॉट न्यू, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस मीन्स SWOT। S मीन्स स्ट्रेंथ, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम जो हमारे इनिशियल सेशंस होते हैं प्लेयर्स के साथ, एथलीट के साथ, तो हम उनके स्वॉट एनालिसिस पे काम करते हैं, जिसमें हम एथलीट से ही पूछते हैं कि आपके हिसाब से आपके स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ एज अ पर्सन, स्ट्रेंथ एज एन एथलीट, ठीक है। और वीकनेसेस, ये नहीं कि कोच ने कहा कि तेरा ये डिफेंड थोड़ा वीक है या तेरा अटैक बहुत प्रॉपर नहीं है, नहीं, ये तो कोच की परसेप्शन है, बट व्हाट एथलीट फील, व्हाट स्पोर्ट्स पर्सन फील, तो वो स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं। O इज लाइक अपॉर्चुनिटीज, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड T इज थ्रेट, व्हाट ही और शी इज फीलिंग दैट दिस काइंड ऑफ थिंग इज थ्रेट फॉर हिज और हर परफॉर्मेंस। तो थ्रेट का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने स्पोर्ट्स में रह के, अपने कंपटीशन में रह के अगर अपनी थ्रेट्स को नहीं पहचानेंगे, देन आई एम सॉरी, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको आगे compete करने में। बिकॉज क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है अगर आप उसको ही देख नहीं सकते, देन फिर आप थोड़ा सा, आपको फॉर साइटेड होना जरूरी है, आई थिंक। नेक्स्ट होता है, जब हम प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम एथलीट की ओवरऑल असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इज लाइक मूल्यांकन की वो एज एथलीट उसको क्या चीजें सही लग रही है, जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से वो बिलोंग कर रहा है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या स्किल्स उसमें है या नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कंसंट्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी गेम, ओके, बट कंसंट्रेशन के डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर आप टेबल टेनिस में हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑन एंड ऑफ ट्रैक शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप आर्चरी में हैं तो आपका कंसंट्रेशन फोकस फॉर्म में होना चाहिए। तो हर गेम के हिसाब से कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी हम असेसमेंट करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एंड देन वी विल गो फॉर इंटरवेंशन। अगर हमें असेसमेंट में लगता है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम पॉइंट व्हिच हैव टू डिस्कस, वी हैव टू वर्क ऑन दैट, देन विल गो फॉर इंटरवेंशन में ढेर सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आप अवेयर होंगे। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इमेजरी, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, जिसे आप पेप अप टॉक्स भी कहते हैं, और भी ढेर सारे टेक्निक्स हैं। नाउ डेज CBT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्पोर्ट्स में भी, जो पहले क्लिनिकल में यूज करते थे, अब स्पोर्ट्स में इसको बहुत ज्यादा हम यूज करने लगे हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स, अगर आपको, आपके प्लेयर को लगता है दैट ही और शी इज गुड एंड रेडी फॉर परफॉर्मेंस, पर फिर भी उन्हें साइकोलॉजिकल सेशंस के लिए जाना चाहिए, और आपको या हमें बूस्ट अप करना चाहिए उन्हें उन सेशंस को अटेंड करने के लिए। बिकॉज आज भी इंडिया में ये कहीं ना कहीं मिथ है कि साइकोलॉजिकल असिस्टेंस का मतलब द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, ये वो, या उसका कोच ये सोचने लगता है, या कहीं ना कहीं सोसाइटी ये सोचने लगती है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी तरह किसी मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त होगा, इस वजह से वो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए जा रहा है। बट नो, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस इज फॉर नॉर्मल्स। जो नॉर्मल है, जो अपने आप को जानना चाहता है, अपने गेम्स को जानना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, उन सारे लोगों के लिए साइकोलॉजिकल असिस्टेंस जरूरी है। सो these are some points which I want to discuss with you all because it's our first session। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी था। और जैसा आपका गेम है वूशू, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बिकॉज कहने को तो ये कॉम्बैट गेम है, बट इसकी खासियत ये है कि ये एक तरह से एक वॉर को रोकने के लिए भी है। ये आपके बॉडी को स्ट्रांग और फिट बनाने के साथ साथ आपके माइंड को भी फिट और स्ट्रांग बनाता है। और इसके साथ साथ एक सॉफ्ट गेम में भी कंसीडर किया जाता है, हार्ड गेम में भी कंसीडर किया जाता है। मार्शल आर्ट का बहुत ही अच्छा इनपुट है आपके इस गेम में। सो देयर आर सम पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स की जरूरत हो सकती है प्लेयर को, जैसे कॉन्फिडेंस। एथलीट का खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बट एक ऑप्टिमम लेवल का कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर्ड है। तो पहली चीज, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ना अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज असर्टिवनेस, मुखर होना। असर्टिव होने का मतलब होता है कि आप ये कोशिश करते हैं कि आप कंपटीशन में हैं तो यू आर नॉट वेटिंग फॉर अटैक,
यू आर रेडी फॉर अटैक, रेडी टू अटैक, सॉरी। सो अगर आप असर्टिव हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो मारेगा तो मैं मारूंगा, नहीं, आई एम रेडी, आई कैन हिट एंड आई कैन गेन पॉइंट। सो असर्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अलर्ट रहते हैं। असर्टिवनेस इज हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। And next is quick decision making. Quick decision making is something like you are in a game, so you have to make quick decision, or for that you have to be calm, you have to be mentally very cool, very ready to take decision. Okay, so fourth point is mental toughness. As I said, mental toughness is like bounce back. आपको बाउंस बैक करना है गेम्स में। अगर पॉइंट लूज हो रहे हैं, आप कंटिन्यूस पॉइंट आपसे लूज हो रहा है, तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट आगे के लिए फोकस करें। आप गेम के दौरान ही उस पर बहुत ज्यादा जजमेंट पास ना करने लगे, बल्कि अपने गेम को आप कंटिन्यू बनाए रखे, उसके फ्लो को बनाए रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेंटल टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे लगातार 1 या 2 पॉइंट लूज हो रहे हैं, तो आप उस पर फोकस अपना बनाए रखिए, लेकिन टेम्पर लूज मत करिए। आप कोशिश करिए कि दैट नेक्स्ट पॉइंट तो मेरा ही है, और ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने आप रख सकते हैं अपने अंदर, देन इट इज मेंटल टफनेस। लास्ट पॉइंट जो सब गेम की कह सकते हैं जान है, बहुत जरूरी है, दैट इज कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन। एंड अपने गेम के लिए एक जुझारूपन की जो जरूरत होती है, दैट इज कंसंट्रेशन। आप अपने गेम को हर एक मोमेंट पे जब सोचते हैं कि आप अपने गेम में पूरी तरह से बने हुए हैं, यू आर इनटू योर गेम, तो ये कंसंट्रेशन कहलाता है। बट ये कंसंट्रेशन हर गेम, हर इवेंट के हिसाब से वैरी करता है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर टीम गेम है तो उसमें आपका कंसंट्रेशन का लेवल डिफरेंट होना चाहिए, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल गेम है तो आपका कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए। और अगर ये कॉम्बैट गेम है तो पक्का आपका कंसंट्रेशन इन एंड ऑफ या आउट, इन और आउट ट्रैक पे आपका फोकस ज्यादा रहता है। So these are some points which I want to discuss with you all in our first session. That's all for now. I think it is workful. It is important for you all. Thank you so much. Thank you. तो मैडम रिचुअल के बारे में बोल रहे थे मैडम। किसके बारे में? रिचुअल्स के। रिचुअल्स। IQ. रिचुअल, यस यस। रिचुअल्स के बारे में थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए ना। Okay. Sir, rituals is something which are basically known as habits. कई बार हमारे कुछ हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और वो हम खुद नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी भी अपने प्रेजेंटेशन में दिया कि अपने बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स में जब मतलब ट्रेनिंग में जब मैं थी कैंप में, तो मैंने नोटिस किया कि एथलीट जो है वो पॉइंट लूज करने के टाइम में एक साउंड करता था, हेसा, हरियाणवी साउंड है ये, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या है। तो मैंने जब काउंसलिंग की एंड कंसल्ट किया उनको, तो मुझे पता चला कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड इज नो इनवॉलंटरली वो उनके मुंह से आ जाता है, और एक तरह से वो उनको एक हैबिट है उनकी, जब जब उनको लगता है कि वो लूज कर रहे हैं, तो वो ये साउंड निकाल के अपने आप को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। तो रिचुअल्स इज समथिंग, जो कुछ हैबिट्स हम गेम्स की शुरुआत में, गेम्स के बाद में, या मिडिल इन बिटवीन गेम्स में हम परफॉर्म करते हैं। तो ये रिचुअल्स को जानना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए, इसलिए कि कई बार हमारे ओपोनेंट इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि हमारे इन रिचुअल्स के आधार पे जज कर लेते हैं कि हमारा अगला मूव क्या होगा। तो वो हमारी उन स्ट्रेटजीज को समझ के हमारा नुकसान करें, इससे बेटर है कि हम अपनी उस स्ट्रेटजीज को समझ लें और कंपटीशन के दौरान, बाउट के दौरान उसको परफॉर्म करते समय सोच समझ के परफॉर्म करें। तो ये एक तरह से रिचुअल्स है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पहले लोगों ने कहा कि मैं जब स्पोर्ट्स के लिए जाता था, परफॉर्मेंस के लिए जाता था, तो मैं अपने लेफ्ट पॉकेट में एक हैंकी रखता था या दुर्गा माँ की तस्वीर रखता था। दिस इज समथिंग विच गिव्स अस इमेंस स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिविटी फील होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अनजाने में हमारे साथ हो जाते हैं, हमारे से निकल जाते हैं, हमारे मुंह से निकल जाते हैं, और ऐसे में कई बार जिताने के बजाय वो हमारा ध्यान हटाने में ज्यादा हेल्प कर जाते हैं। तो इसलिए रिचुअल्स को जानना मेंटल सेट में बहुत जरूरी है।
Am I clear? Hello? Yes, ma'am. Hello. हाँ जी सर. हाँ. Ma'am, can you define in or out track? In and out Hello? track. In and out track. Yeah, Combat game. Yes, please. they are asking. हाँ हाँ जी सर. इन और आउट ट्रैक मीन्स होता है जैसे आप जैसे किसी पर्टिकुलर गेम को लेके अगर देखें, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग अलग गेम्स में नहीं है. इन एंड आउट ट्रैक को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम सब जब वुशु खेले जाते हैं तो हमारा एक मैट होता है, ठीक है. हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन होता है, और उस पर्टिकुलर फेस के अकॉर्डिंग ही हमें अपना परफॉर्मेंस देना होता है. तो कई बार हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो अगर उस पर्टिकुलर मैट या सराउंडिंग्स जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए, उस इवेंट के लिए जरूरी है, उस तक फोकस होता है, देन इट इज इन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन. बट जब हमारा ध्यान ऑडियंस या मैट के आउटर साइड पर चला जाता है या हमारी जरूरत की चीजों से बाहर आ जाता है, इट इज नोन एज आउटसाइड ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, लेकिन हर गेम ऐसी बात नहीं होती. इफ यू गो फॉर टेबल टेनिस then in and out is different. Table tennis non relaxation होगा, so no. Basically, properly focus the game. Hello? Properly focus the game. Yeah, tell me what kind of focus you want. In and out like a focus of game. Yeah, exactly. Yeah. Yes. Focus on game. Focus on game is right, sir, but what I'm just trying to say that there are some events where you have to focus on outside also. Yes. है ना. आपका कोई गेम है जिसमें आप अगर फाउल सेक्शन को कवर करते हैं, फाउल होता है, लाइक कबड्डी में है, रेसलिंग में भी शायद है फाउल. तो अगर आपको फाउल से बचना है तो फाउल पे फोकस भी तो करना पड़ेगा, हमारा पैर उधर ना जाए, उसके लिए हमको उधर. तो ये है इन एंड आउट सर. अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं. तो आई होप समझ में आ गया होगा अभी. एनीथिंग एल्स सर? थैंक्स. हाँ, सुमित कुमार. मैडम, मैं साई भोपाल से बोल रहा हूँ. हेलो. यस सर. आई कैन लिसन. मैडम, मेरा हम लोग का जो गेम है उशु, ये दो पार्ट है इनका. एक तावलू है, एक है सांसू. सांसू में मैडम फाइट होता है. तो फाइट के दौरान जब बच्चे अंदर रिंग के अंदर रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो उनको बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है वार्निंग मिल जाता है. ठीक है, तो उस समय उनका एक फेयर आ जाता है कि मेरा पॉइंट उससे कम हो गया, तो वो उसको कैसे कम करना है. उस समय जो उसका फेयर जो आता है एट ए टाइम इन, उस समय कैसे वो फर्स्ट बाउट खत्म होने के बाद, ऐसा फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद उसको कैसे ओवरकम करेगा उस स्ट्रेस को जो उस समय उसको मिलता है. इस तरह का कुछ है. थैंक यू सो मच. जो हम बच्चों को बोल सकते हैं. सुमित. हाँ, थैंक यू सो मच सुमित जी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जो आपने सवाल पूछा. फॉर एक्चुअली जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है. कि बच्चा बाउट में है और वहां उसने एक दो पॉइंट लूज कर दिया, उसको फाउल मिल गया, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है. ऐसे में आप क्या करते हैं, क्योंकि देखिए यही बात मैंने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जो बात की वो कहा कि 3 लेवल पे हो सकती है. एक है पहले लेवल पे जहाँ पे वो नॉर्मल जनरल स्टार्ट कर रहा है, बिगनर है. सेकेंड जहाँ पे वो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन है, एंड थर्ड इज आफ्टर कॉम्पिटिशन. ठीक है. जो आप ट्रेनिंग के टाइम जैसे बच्चों को पॉइंट सिखाते हैं वुशु के, वैसे ही ट्रेनिंग के टाइम से अगर आप मेंटल सपोर्ट देना शुरू करेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का. ठीक है. तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वक्त यहाँ बच्चे के साथ हेल्पफुल होंगी. क्यों? क्योंकि जब आप उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्रेनिंग के टाइम में ही सिखाएंगे तो आप बताएंगे कि देयर आर सम ट्रिक्स जो आप इन बिटवीन गेम्स में यूज कर सकते हैं. जैसे हम जो आपको बता सकते हैं फिलहाल, जैसे प्लेयर के रिस्ट पे एक रबर बांध दिया. ठीक है, समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ, जी सुन रहे.
हाँ, अब आप प्लेयर को कहते हैं कि whenever you feel that you are stressed, जब आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, then you can do just last, करिए इसको और छोड़ दीजिए, टक से आवाज आएगी और आपका कंसंट्रेशन वहां से हट जाएगा। ये सब जो है वो हम लोग थोड़ा सा थॉट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको सिखाते हैं। स्पोर्ट्स, यस, स्पोर्ट्स में आप क्या करते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी गेम के लिए नहीं है, यू कैन अडेप्ट, आप आपके लिए है, आपका साइकोलॉजी किस चीज को इजी एक्सेप्ट कर रहा है, ये मेन है। वो आर्चरी हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, उससे मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर एथलीट एंड यू हैव अ माइंड। अब आपका माइंड जिस तरह से जिस चीजों को एडजस्ट कर सकता है, आप वैसे कर सकते हैं, प्लेयर को आप वैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरा, आप बैकवर्ड काउंटिंग बहुत आसान और बहुत अच्छी होती है। जब आपको लगे कि आपका प्लेयर है और वो लग रहा है, जैसे आपका एक बाउट खत्म हुआ तो दूसरे बाउट में कुछ टाइम तो ब्रेक मिलता होगा उसको, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। उस रिलैक्सेशन के टाइम को बोलना है कि बैकवर्ड काउंटिंग करें। बैकवर्ड काउंटिंग ट्रेनिंग से जब आप उसको सिखाएंगे ना, तब वो एग्जैक्टली कंपटीशन में वो उससे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग जैसे 10 9 8 7 एंड धीरे धीरे लाइक ब्रीदिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग, आप समझ सकते हैं। ये सारी स्किल्स होती है तो हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग करते हैं, तो प्लेयर्स को सिखाते हैं ताकि वो इनमें धीरे धीरे इनबिल्ट हो सके और वो अच्छे से इसको अपने कंपटीशन में परफॉर्म कर सके। ये वही सारी स्किल्स है, जैसे आप नॉर्मल ट्रेनिंग सिखाने के लिए कुछ समय लेते हैं, वैसे ही इन साइकोलॉजिकल स्किल्स को सिखाने के लिए प्लेयर को कुछ समय देना चाहिए। और जैसे जैसे प्लेयर इनसे अडेप्ट करेगा, वैसे वैसे वो खुद से स्मार्टली इसको यूज कर सकेगा। इट्स सिंपली लाइक कि पुराने जमाने में जो राजा लोग के साथ धनुष और उसका बाण का एक ग्रुप होता था और उनको पता था कि ये जो दुश्मन है ये बहुत स्ट्रांग है, तो ये वाला बाण निकाल के मारूं तो चल जाएगा। एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल असिस्टेंस वैसा ही है। बस अंतर क्या है कि जितना ज्यादा आप उससे कंडीशनिंग करवाएंगे बच्चों की, उतना स्मार्टली और उतना फ्रूटफुली वो उसको यूज कर पाएंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देयर आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इज यूजफुल इन दिस सिचुएशन, जहाँ पे फाउल और पॉइंट्स लूज करने का प्लेयर पे प्रेशर है और नेक्स्ट बाउट भी उसको खेलना है। सी, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो 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 मैम। हेलो हेलो hello, we have only 5 minutes, so you can ask quickly. मैम, स्ट्रेंथ ऑफ पावर, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज को एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो मैम आप प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, स्वॉट एनालिसिस कहलाता है ये। स्ट्रेंथ इज लाइक योर स्ट्रेंथ। अगर आप कॉम्बैट गेम में हैं तो या तो आप डिफेंडर होंगे या अटैकर होंगे, तो आप इन दोनों में क्या चीज में बेस्ट हैं, मतलब 10 में से कितनी बार, 8 बार, मतलब मैक्सिमम कितनी बार आप अच्छे डिफेंडर होते हैं, कितनी बार आप अटैकर होते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। कुछ प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन उनकी स्ट्रेंथ होती है। वही उसका उल्टा उसका वीकनेस हो जाता है। वीकनेसेस में होता है कि ऐसे पॉइंट्स जहां आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लूज कर जाते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ऐसे चीजें जहाँ पे आपको काम करना जरूरी, जैसे स्ट्रेंथ हुआ, स्टेमिना हुआ, और एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है आपके गेम में। वो तो वीकनेसेस आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये हुई कि मैं बताऊं आपको कि अरे यार तेरी ये चीज बड़ी खराब है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई कि आप खुद नोटिस करो कि बीइंग अ प्लेयर मेरा क्या प्रॉब्लम है, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज इज लाइक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, व्हाट नेक्स्ट यू आर वेटिंग फॉर। ऐसा क्या है गोल है जिसके लिए आप ध्यान दे रहे हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, then this is your opportunity. And threat is something जो आपको लग रहा है कि पिछले 5 गेम से मैं देख रहा हूँ कि ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, मेरी सारी प्रिपरेशन इसकी वजह से गड़बड़ हो जा रही है, then this is threat. वेदर ये आपका स्टेमिना हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपने गेम से पहले आप अपने ओपोनेंट के बारे में देख लेते हैं तो आपको एक डर बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये थ्रेट कहलाती हैं। और ये ओवरऑल एनालिसिस आप जब करते हैं तो इसको आप कहते हैं एथलीट प्रोफाइलिंग।
आई डोंट नो यहाँ कुछ है ऐसा कि मेरे पास मटेरियल्स भी हैं, मैं वो शेयर कर दूंगी आगे अगर जैसा बनेगा। और कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ मिल रहा है, सुरेश कुमार जी ने लद्दाख से पूछा है कि विच काइंड ऑफ योगा इज हेल्पफुल फॉर मेंटल प्रिपरेशन। सुन पा रहे हैं आप? जी। ओके। मेंटल प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा योगा आप अगर कहते हैं, वो भी स्पेशली कंसंट्रेशन के लिए, देन यू कैन गो सेंटरिंग एंड इमेजरी। आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। सेंटरिंग एंड इमेजरी, ये दो टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी आप रिलैक्स होने की बात करते हैं, यू फर्स्ट गो विथ डीप ब्रीदिंग। ठीक है, डीप ब्रीदिंग सारे एक्सरसाइज का बेसिक है। ठीक है, यू स्टार्ट विथ ए, सो ए इज डीप ब्रीदिंग। ओके, सो ये जो इमेजरी या ये जो सेंटरिंग का प्रोसेस है, ये आपके कंसंट्रेशन को, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है उसको सेंटर्ड करता है। सारे जो अनयूजुअल चीज होती हैं उससे आपको साइड में करके आपको फोकस्ड करता है। तो ये जो दो टेक्निक्स है ये आप यूज कर सकते हैं सर, दैट इज सेंटरिंग एंड इमेजरी। एंड लेटर ऑन अगर आप इसमें मास्टर होते जाते हैं तो फिर यू कैन गो फॉर विजुअलाइजेशन और यू कैन गो फॉर some other techniques. There are some also techniques जो आपको मस्कुलर पेन में हेल्प कर सकती है। लाइक आप फटीग हैं, आप बहुत टायर्ड हैं और इस वजह से आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, then you can go for JPMR, Jacobson Progressive Muscular Relaxation, जिसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे। लेकिन ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो किसी किसी पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से ट्रिगर करती है, हेल्प करती है, और किसी किसी पॉइंट पे उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। तो आप किसी भी एथलीट को सजेस्ट करें कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, किस तरह की हेल्प उसको चाहिए, और फिर आप उसको उसके प्रॉब्लम के नीड के अकॉर्डिंग आप उसको हेल्प सजेस्ट कर सकते हैं।